हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के दारोगा परीक्षा क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 16 के साथ सेट नंबर 16 में जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेट नंबर 16 का जनरल स्टडीज का क्वेश्चन 3 नंबर्स पर है। जनरल स्टडीज आपके पेपर 2 में है और पेपर 2 का 3 नंबर जनरल स्टडीज का क्वेश्चन दिख रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन, 1 और 2 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है और 3 नंबर क्वेश्चन जो है वह जनरल स्टडी का। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको यानी वो विभाजित होने वाले समुद्र के पास पहुंचने के पहले नदी अनेक धाराओं में जो विभाजित हो जाती है, तो ऐसे धाराओं को क्या कहा जाता है? तो पठार कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है, जलडमरू मध्य कहा जाता है। तो भी ऐसे धारा को ना पठार कहेंगे, ना जलडमरू मध्य कहेंगे, ना प्रायद्वीप कहेंगे। तो समुद्र के पास पहुंचने के पहले नदी विभिन्न धाराओं में जो बढ़ जाती है, इन धाराओं को वितरिका कहते हैं, वितरिका कहते हैं। तो 3 का आंसर सेट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर वितरिका, और वितरिका है डी पर, तो 3 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होगी? बढ़ेगी। वस्तु अगर गतिशील है, उसका जिस दिशा में वो गति कर रहा है उसी में अगर और उसी के तरफ अगर बल लगाएं, उसके गति की दिशा की तरफ ही बल लगाएं, तो वस्तु की गति क्या होगी? चाल क्या होगी? बढ़ेगी। तो चौथा का आंसर ए। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, कान के बाहरी भाग की आकृति किस तरह से होती है? प्लेट की तरह, इम की तरह, डिस्क की तरह, कीप की तरह। तो कीप कह सकते हैं, कीप जो नीचे सिलेंड्रिकल जा करके ऊपर फैला हो तो उसको कीप कहते हैं। तो कान की बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? कीप की तरह। तो 5वां का ए। इस तरह के भी क्वेश्चन रहता है स्टैंडर्ड एग्जाम में भी, कुछ इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी रहते हैं। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, गोल गुंबद किस सदी में बनाया गया? तो गोल गुंबद बीजापुर में। और कब बनाया? तो 17वीं सदी में। गोल गुंबद किस सदी में बनाया गया? 17वीं सदी में। तो छठा का आंसर हो गया आपका सी। और नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? 3 गो उपन्यास का नाम और उसका राइटर दिया हुआ है। तो उसमें पहला उपन्यास एंटोनमेंट के लेखक यान मैकएवान है, ये सही है। और तीसरा जो है व्हाइट टिथ के लेखक जेडी स्मिथ, ये भी सही है। तो और दूसरा जो है साउंड एंड द फ्यूरी के लेखक एलरॉन हवर्ड, ये गलत है। तो 1 और 3 सही है। तो 7 का आंसर 1 और 3 यानी ऑप्शन सी। तो 7 का आंसर सी होता है, 7 का ऑप्शन सी होता है। और इसमें जो सही है उसको एक बार सुन ले, 7 में जो सही है उसको सुन ले। उपन्यास एटोनमेंट के लेखक यान मैकएवान और व्हाइट टिथ के लेखक जेडी स्मिथ, व्हाइट टिथ के लेखक जेडी स्मिथ। इसके बाद जीएस का क्वेश्चन फिर हम लोग को 12 नंबर पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है? G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है यानी होगा? वो है सऊदी अरब, जो 2020 के G20 के मेजबानी करेगा। तो सऊदी अरब, इराक, कतर, यमन और सऊदी अरब। तो सऊदी अरब, सऊदी अरब पहला देश जो G20 के शिखर बैठक की मेजबानी करेगा, शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, सऊदी अरब। तो अरब का पहला देश सऊदी अरब, अरब का पहला देश सऊदी अरब जो G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो 12 का आंसर, क्योंकि इसके बाद हम लोग का 12 ही क्वेश्चन दिख रहा है, तो 12 का आंसर सी सऊदी अरब
और 13 नंबर क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा निम्नांकित में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। टाइम मैगजीन द्वारा, अमेरिका का टाइम मैगजीन द्वारा निम्न में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। तो 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन द्वारा किसको चुना गया, तो ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण पर इनका मूवमेंट है और ये बहुत कम एज की बच्ची है, ग्रेटा थनबर्ग। और ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण के क्षेत्र से और ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन से, ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन से। तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग किस फील्ड से, पर्यावरण। ग्रेटा थनबर्ग कहां के, स्वीडन। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पांचवां स्थान। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, पांचवां स्थान। तो 14 का आंसर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में किस जनजाति भाषा का पहली बार उपयोग किया गया। राज्यसभा में किस जनजाति भाषा का पहली बार उपयोग किया गया, तो संथाल भाषा का। और संथाल को भी 22वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है। तो संथाल को हाल ही में राज्यसभा में किस जनजाति भाषा का पहली बार उपयोग किया गया, संथाल भाषा का, यानी संथाली भाषा का। और फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा एक भारत में निम्नांकित में कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। निम्नांकित में कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है, दुधवा, कान्हा, मानस, चिल्का। तो निम्न में से कौन सा बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है, तो चिल्का बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। तो ये चिल्का वहां खारे पानी की झील है उड़ीसा में, तो यहां कोई बाघ परियोजना वाला अभ्यारण्य नहीं है। तो 17 का बी और 18, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो क्लोरीन को। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो या सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो क्लोरीन को। तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर फिर क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, यानी भारत का स्टैंडर्ड टाइमलाइन किसको कहते हैं, जिससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है, तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारा देशांतर 68 डिग्री से 97 डिग्री, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक कुछ मिनट भी। तो इसके बीच में तो पूरे तरह से अगर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर में बात करें तो हमारे यहाँ समय का अंतर 2 घंटे का हो जाएगा, लेकिन एक देश में अलग अलग समय का। तो इसलिए हम अपने देशांतरीय विस्तार में बीच वाला देशांतर को अपना मानक समय रेखा, राष्ट्रीय मानक समय रेखा के रूप में लिया गया है, और वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो निम्नांकित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, यानी
19 का ए और 20 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है? सतलज, सिंध, रावी, गंगा। इसमें से सिर्फ गंगा का उद्गम भारत में है, बाकी का उद्गम भारत में नहीं है। तो निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है? सतलज, सिंध, रावी, गंगा। तो गंगा। 21 नंबर देखेंगे, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाला गरबा नृत्य के समान है? क्वेश्चन हमारा यह है कि बिहार का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से सिमिलरिटी रखता है? तो वो है झूमर नृत्य या झुमरी नृत्य। बिहार का झूमर नृत्य जो है वो गुजरात के गरबा नृत्य से सिमिलरिटी रखता है, समानता रखता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है और उसको मिलाना है। एक में नदी है और दूसरे में नदी का मुहाना। कौन नदी का मुहाना, कहां पर, किस सागर या खाड़ी में? तो डेन्यूब नदी का मुहाना कहां? तो काला सागर में। डेन्यूब नदी का मुहाना, डेन्यूब नदी कहां जाके मिलेगा? ब्लैक सी में, काला सागर में। राइन नदी कहां जाके मिलेगा? तो नॉर्थ सी में, उत्तरी सागर में। और रोन नदी कहां जाके मिलेगा? तो मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में। और लायर नदी कहां जाकर के मिलेगा? तो विस्के खाड़ी में, विस्के खाड़ी में। ये याद किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा आप उसको मैप पे भी देख सकते हैं। कम से कम ये कि उत्तरी सागर कहाँ है, काला सागर कहाँ है, विस्के कहाँ है, भूमध्य सागर कहाँ है, और फिर नहीं तो ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। और ऐसे याद कर सकते हैं, डैन्यूब नदी का मुहाना कहाँ? काला सागर। राइन का मुहाना कहाँ? उत्तरी सागर। रोन का मुहाना कहाँ? भूमध्य सागर। और लायर का मुहाना कहाँ? तो विस्के खाड़ी। अब 22 के बाद, तो 22 का आंसर ए होता है। और 23 नंबर, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ अभियान, टीपू सुल्तान। और उसके पहले ऐसा कोशिश एक बार मीर कासिम भी फ्रांसीसियों का सहयोग अंग्रेजों के खिलाफ लिया था। मीर कासिम वो पहले का, यह टीपू सुल्तान। तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान। और 24 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एक अधिवेशन के अध्यक्ष हुए और वो 1924 में बेलगांव अधिवेशन। 1924 में बेलगांव अधिवेशन। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अधिवेशनों का अध्यक्षता किए या कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो मात्र एक बार। तो आंसर होगा एक बार, आंसर ए होगा। और वो कब अध्यक्ष रहे थे? 1924 में। कहां के अधिवेशन का? तो बेलगांव अधिवेशन में। और उसका 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति किसे कहते हैं? किसके विकास को? चांदी का उत्खनन, दूध का उत्पादन, कपास का उत्पादन, कि अंडा और चिकन के उत्पादन, किसको रजत क्रांति कहते हैं? रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो अंडा और चिकन के उत्पादन को, अंडा और चिकन के उत्पादन को रजत क्रांति, अंडा और चिकन के उत्पादन को रजत क्रांति कहा जाता है। और फिर 26 नंबर है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, काराकोरम, आल्प्स, तिब्बत पर्वत श्रृंखला, एंडीज। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। और एंडीज भी मुर्दार पर्वत है। एंडीज साउथ अमेरिका में है। तो सबसे लंबी पर्वत कौन या पर्वत श्रृंखला कौन? तो एंडीज साउथ अमेरिका में। और फिर है 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस समय पारित हुआ था? तो उस समय नेशनल रोजगार ये स्कीम था, नरेगा था। ये नरेगा था, राष्ट्रीय ग्रामीण नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये नरेगा था। NREGA नरेगा। ये पास हुआ था 2005 में।
और 2009 में इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। तो लेकिन ये योजना शुरू कब से है? 2005 से। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब से पारित किया गया या कब पारित किया गया? 2005। और 2005, तो 2005 में नरेगा था और 2009 से मनरेगा हुआ। तो 27 का आंसर सी, 27 का आंसर सी। और 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए? तो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाले सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाले अबुल कलाम आजाद, वो 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। 1923 में अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। 1923 में अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुए थे। उस समय उनका उम्र जो था 40 वर्ष का था। और बाद में तो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाले अबुल कलाम आजाद, और सबसे अधिक समय तक लगातार अध्यक्ष रहने वाले भी अबुल कलाम आजाद, जो 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आजाद। तो सबसे कम उम्र में बनने वाले अबुल कलाम आजाद और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आजाद। तो 28 का क्वेश्चन था कि सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन? अबुल कलाम आजाद। तो 28 का आंसर सी। और 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? लेपू लेक उत्तराखंड, पालघाट केरल, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और नाथुला अरुणाचल प्रदेश। ये गलत है, नाथुला सिक्किम, नाथुला सिक्किम। लेपू लेक उत्तराखंड दर्रा, लेपू लेक उत्तराखंड सही है। पालघाट केरल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है। और नाथुला दर्रा के साथ अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, जो गलत है। नाथुला के साथ सिक्किम, नाथुला सिक्किम। तो इसमें सुमेलित नहीं है, वो चुनना था, तो बी सुमेलित नहीं है। तो 29 का आंसर बी। और 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो नीलगिरी पहाड़ी, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली जो हिल है, पहाड़ी है, उसको नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी टोडा जनजाति के निवास का मूल, टोडा जनजाति के रहने का मूल क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ी। तो 30 का आंसर ए। और 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शहनाई वादक का चयन करें। कौन शहनाई वादक है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, निखिल बनर्जी, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अब नहीं रहे, वो बहुत बड़े शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न मिला। 2001 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया है 2001 में। तो बिस्मिल्लाह खां, चूंकि ये बिहार से हैं, बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव जगह पर हुआ था, डुमरांव जो बक्सर जिला में। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में, बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में। बिस्मिल्लाह खां सबसे ख्याति प्राप्त शहनाई वादक, और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न दिया गया। और 2006 में बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु, बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 2006 में। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पूंजी, आय, निवेश, आपूर्ति। तो गरीबी रेखा यहाँ इसी से डिसाइड होगा। ये नहीं कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, कम इन्वेस्टमेंट है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, कि आपका कैपिटल क्या है। गरीबी रेखा का आकलन आय से होता है। गरीबी रेखा का आकलन भारत में आय से, इनकम से। तो भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आय विधि। और 33 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? 1885। और 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? यानी ये क्वेश्चन हम लोग का ये है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने साइट्स मिले हैं, उसमें सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा हमारा साइट कौन है?
देखिए दिया हुआ इनमें से पूरी तरह से ने पूछा है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा कौन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। निम्नांकित स्थलों में सबसे बड़ा कौन है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी। तो लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी, इन चार में एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा राखीगढ़ी, सबसे बड़ा राखीगढ़ी। और फिर वहां पर मोहनजोदड़ो तो देना भी नहीं चाहिए था, जब भारतीय स्थल की बात है तो मोहनजोदड़ो रखना भी नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ते हैं। निम्नांकित स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी। और यहां पर फैक्ट आप जान लीजिए, फैक्ट ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात स्थलों में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात स्थलों में सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में। और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा जो स्थल है वो धौलबीरा है। धौलबीरा भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलबीरा है। और पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों में सबसे बड़ा जो है वो मोहनजोदड़ो है। और यहां जो 4 दिया है उसमें सबसे बड़ा हो जाएगा राखीगढ़ी। और 35 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नांकित में किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो देखिए भारतीय होम रूल लीग, भारतीय होम रूल मूवमेंट ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन भारत में होम रूल मूवमेंट को सबसे पहले 1916 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट शुरू किया। तो इसलिए आंसर यहाँ बाल गंगाधर तिलक होगा। और उसके कुछ माह के बाद फिर एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया। लेकिन होम रूल मूवमेंट, होम रूल का कॉन्सेप्ट किसका है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और भारत में होम रूल का कॉन्सेप्ट नो डाउट थियोसॉफिकल सोसाइटी का हुआ, लेकिन होम रूल मूवमेंट स्टार्ट भारत में सबसे पहले हुआ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बाद में कुछ माह के बाद स्टार्ट हुआ एनी बेसेंट के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल मूवमेंट महाराष्ट्र क्षेत्र में और एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट शेष भारत में, महाराष्ट्र या उस समय बॉम्बे प्रांत में बाल गंगाधर तिलक का होम रूल मूवमेंट और शेष भारत में होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट का। तो निम्नांकित में किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की? तो आप बाल गंगाधर तिलक, 35 का डी। और 36 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहां पर है? नीरी भारत राष्ट्रीय नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये कहां है? नागपुर में। 36 का बी। और 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर, दाब, कार्ब्यूरेटर, आंतरिक दहन, और फिर है कार्डियोग्राम हृदय गति, और सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता। सिस्मोमीटर जो है भूकंप तरंगों की तीव्रता। तो इसलिए 37 का डी होगा। 37 का कौन सुमेलित नहीं है? तो 37 का डी। और 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित की जाती है? तो यहां पर यह है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, ऐसे समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या रूपांतरित होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के कारण प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में। तो 38 का आंसर सी। और 39 नंबर है, इनमें से उष्ण कटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? भारत में उष्ण कटिबंधीय हरित वन या वर्षा वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट या ग्रीन फॉरेस्ट का क्षेत्र भारत में कहां मिलता है? तो पश्चिमी घाट में मिलेगा। और पश्चिमी घाट में भी कहां? विशेष करके केरल में मिलेगा।
तो भारत में उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? तो पश्चिमी घाट, और 39 का आंसर डी हुआ। और 40 नंबर है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, या आप ऐसे कहिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार में 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रखा जाए, यह व्यवस्था किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद के द्वारा। तो 40 का डी। और 41 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? ये क्वेश्चन आपका ये है कि सदन की, किसी भी विधायी सदन की बैठक के लिए संबंधित सदन के कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, जिसको कोरम कहते हैं, वो कुल सदस्य संख्या का 1/10। किसी सदन की बैठक के लिए आवश्यक है कि उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग कम से कम उपस्थित हो, तभी सदन की बैठक होगी। और इस न्यूनतम संख्या को, सदन की बैठक के लिए इस आवश्यक न्यूनतम संख्या को कोरम ऑफ द हाउस कहा जाता है, कोरम। तो कोरम कितना? कुल सदस्यता का 10वां भाग। तो 41 का ए। और 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है? प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है? यानी प्रोटोजोआ को छोड़ दीजिए, उसके अलावा एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटोजोआ को तो नहीं, लेकिन प्राणी जगत के अन्य सभी लाइफ में वो रहेगा, प्राणी जगत के सभी जीवों में वो रहेगा, प्राणी जगत के सभी प्राणियों में वो रहेगा। वो कौन सा एंजाइम है? तो एमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो प्राणी जगत के, एनिमल किंगडम के सभी सदस्य में वो रहेगा, सभी प्राणी में रहेगा, वो है एमाइलेज। बस किसमें नहीं रहेगा? प्रोटोजोआ में। और फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान के किस अंश को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों में जो 6ठा मौलिक अधिकार हमारा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय कहा है। जबकि कुछ विद्वानों ने प्रस्तावना को भी आत्मा या हृदय, संविधान का आत्मा या हृदय कहा है, जबकि कुछ विद्वानों ने प्रस्तावना को मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्पण कहा है। यहां अगर हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो यह प्रियम्बल है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है, तो यह ज्यादा सुटेबल होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहता तब हम प्रियम्बल कहते हैं, और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाएगा। जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने प्रस्तावना को भी, उद्देशिका को भी संविधान का आत्मा कहा है, कुछ विद्वानों ने। लेकिन चूंकि ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है B.R. अम्बेडकर के द्वारा, इसलिए ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 46 का आंसर डी। और 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है? तो 1985 का। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा है संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। तो दल बदल से, यानी दल बदल विरोधी कानून से, दल बदल को रोकने के लिए जो प्रावधान है वो 52वां संविधान संशोधन से किया गया है, या दल बदल से संबंधित है। तो 47 का आंसर ए। और 48 नंबर है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को।
संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकृत किया गया, अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, यानी भारत गणराज्य कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू किया गया था, इसलिए कहा जाता है कि आंशिक रूप से पार्शियली संविधान हमारा लागू कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। यहां क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया कब, तो 26 नवंबर 1949 और 48 का आंसर सी। और 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, विधायिका द्वारा, संसद के द्वारा एक कमिटी जो सरकार के द्वारा किए गए खर्चों को और सरकार के द्वारा जो खर्च होता है उस पर रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए एक कमिटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमिटी। सरकार के किए गए कामों का अंकेक्षण करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमिटी। और पब्लिक अकाउंट कमिटी में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष हमेशा लोकसभा के सदस्यों में से कोई एक होता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा, उस 15 में से किसको अध्यक्ष बनाया जाए, ये कौन डिसाइड करेगा, तो लोकसभा के 15 सदस्यों में से ही यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल 22 जिसमें 15 लोकसभा के, और उस 15 सदस्यों में से ही किसी एक को पब्लिक अकाउंट कमेटी का, लोक लेखा समिति का, उस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। किसके द्वारा, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो आंसर सी होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो 49 का आंसर सी होगा। और 50 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम एक नया राज्य बना, तो राज्य बना कब, किस संविधान संशोधन से, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम को सह राज्य का, को स्टेट का दर्जा मिला था 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा। और सिक्किम को फुल स्टेट का स्टेटस मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। सिक्किम एक नया राज्य बना कब, तो बोलेंगे 36वां संविधान संशोधन। और कब का बात है, तो किसके द्वारा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। और किस वर्ष, 1975। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए है, तो 6 से 14 आयु वर्ग के लिए सर्व शिक्षा अभियान। और 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को फ्री प्राइमरी एजुकेशन, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और 52वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 जो है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, यानी दामोदर नदी किस नदी में जाके मिलती है, तो वो हुगली नदी है। और ये गंगा ही बंगाल में 2 भाग में बढ़ जाता है, हुगली और भागीरथी, हुगली और भागीरथी। और ये दामोदर जाके हुगली में मिलती है, दामोदर मिलती है हुगली में। और यहाँ पर गंगा की जो भागीरथी स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में पहुँचता है, और बांग्लादेश में उसका नाम वहाँ पर पद्मा हो जाता है। तो यह दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली। दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली। और अगर हुगली नहीं रहता तो गंगा भी दिया जा सकता था, लेकिन चूंकि हुगली है तो हुगली। और फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस एक का मुख्यालय सही दिया हुआ है, यूएनओ का मुख्यालय लंदन, तो यूएनओ का मुख्यालय गलत है, ये न्यूयॉर्क है। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा, वो सही है। और आईएलओ लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, वो गलत है, वो जेनेवा होगा। और एफएओ फूड ऑर्गेनाइजेशन का इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो शिकागो दिया गया है, जो रोम है। तो फिर से हम लोग बात करेंगे, यूएनओ न्यूयॉर्क, डब्ल्यूटीओ जेनेवा, आईएलओ जेनेवा, एफएओ रोम। अब 55 नंबर क्वेश्चन, यानी इसमें सुमेलित एक ही था और सुमेलित चुनना था, वो था डब्ल्यूटीओ जेनेवा, और वो बी पर था तो 53 का बी हुआ।
और 54 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नांकित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यानी 4 गो में एगो सही नहीं है, 3 गो सही होगा, तो वो हमें देखना है। आलमगीरपुर स्थल, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आलमगीरपुर स्थल कहां पर है, वर्तमान के किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश सही है। बनावली स्थल, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का बनवली स्थल, बनवाली स्थल किस राज्य में है, तो हरियाणा, तो ये भी सही है। और सिंधु सभ्यता का स्थल दैमाबाद किस राज्य में है, ये महाराष्ट्र, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल किस राज्य में है, यहां लिखा हुआ राजस्थान, गलत है, वो हरियाणा। तो यहां पर एक सुमेलित नहीं है, उसको चुनना था, तो वो चुनाया राखीगढ़ी, राजस्थान लिखा हुआ है, वो गलत है, हरियाणा। तो 54 का आंसर डी। और फिर 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में थे। जीवक किसके दरबार का, किसका रॉयल फिजिशियन था, किसके दरबार का वैद्य था, तो जीवक बिंबिसार का। जीवक मगध शासक बिंबिसार का, जीवक मगध शासक बिंबिसार का राजकीय वैद्य था। और बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन, इसलिए वहां पर, तो बिंबिसार के दरबार में जीवक उनका दरबार का वैद्य था या उनका राजकीय वैद्य था। और बिंबिसार अवंती के शासक, अवंती का, बिंबिसार के समकालीन अवंती का शासक था चंद्रप्रद्योत महासेन। और अवंती शासक चंद्रप्रद्योत महासेन को एक बार बीमार हो गया था, और ऐसा कहते हैं कि उसको पीलिया रोग, जॉन्डिस हो गया था। तो उसकी इलाज के लिए अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत महासेन के इलाज के लिए बिंबिसार अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को भेजा था। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो बिंबिसार। तो 55 का ए। और 56 नंबर है, नैनार कौन थे, तो साउथ में नैनार भगवान शिव के भक्त को, शैव संतों को नैनार, और साउथ में वैष्णव संतों को अलवार कहा गया। वैष्णव संतों को, वैष्णव भगवान विष्णु की प्रमुखता मानने वाले संत को, वैष्णव संतों को अलवार और शैव संतों को नैनार। तो नैनार कौन थे, शैव। तो 56 का ए। और 57 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था, तो अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी। और तो 57 का ए। और 58 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाएगा, तो लोकसभा में। क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, किसी पार्टी की अगर मंत्रिपरिषद बनी है तो क्यों, क्योंकि लोकसभा में उसकी बहुमत है। तो उसकी बहुमत अब नहीं है, ऐसा अगर किसी को प्रतीत हो रहा है, तो यह अविश्वास प्रस्ताव कहां आएगा, लोकसभा में। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में। तो 58 का आंसर बी। और 59 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। गुप्त काल में अधिकांश सिक्के किस धातु के, तो सोना के, सोना के। और यहां पर है कि भारत में स्वर्ण सिक्का की शुरुआत किसके द्वारा, तो ग्रीकों के द्वारा। भारत में जब जो भी स्वर्ण सिक्के अलग अलग चले, उसमें सबसे ज्यादा शुद्ध सोना का सिक्का किसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा। और सबसे अधिक नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसके द्वारा, तो गुप्तों के द्वारा। सबसे अधिक संख्या में गोल्ड कॉइन किनका, गुप्तों का। सबसे शुद्ध गोल्ड कॉइन किसका, कुषाणों का। और सबसे पहले गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किसके द्वारा, ग्रीकों के द्वारा। और फिर 60 नंबर क्वेश्चन है, एनोमोमीटर क्या मापने के लिए होता है। पवन के वेग को मापने वाले डिवाइस को एनेमोमीटर कहते हैं। पवन के वेग को मापने वाले डिवाइस को एनोमोमीटर कहा जाता है। तो एनोमोमीटर क्या मापता है, तो पवन का वेग। तो 60 का बी। और 61 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है कि
प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ये अनुच्छेद 350 ए। तो 61 का आंसर सी। और 62 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। और 63 नंबर क्वेश्चन है, मचकुंद बिजली परियोजना निम्नांकित में किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो मचकुंद बिजली परियोजना मचकुंद नदी पर ही है और वो आंध्र और उड़ीसा। तो मचकुंद बिजली परियोजना निम्नांकित में किस क्षेत्र में यानी किस स्थान पर है अगर पूछा जाए तो कोरापुट है वो आंध्र प्रदेश में कोरापुट और मचकुंद नदी पर। मचकुंद बिजली परियोजना मचकुंद नदी पर कोरापुट नामक स्थान पर आंध्र प्रदेश में, और ये परियोजना से उड़ीसा से भी संबंधित है। तो मचकुंद बिजली परियोजना निम्नांकित में किस क्षेत्र में स्थित है यानी किस स्थान पर स्थित है? तो मचकुंद नदी पर और कोरापुट स्थान पर। तो 63 का बी। और 64 नंबर क्वेश्चन है, नहावा सेवा भारत के विशाल बंदरगाह में से एक है, यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो बी। और 65 नंबर है, निम्नांकित में कौन दोनों नाम संबंधित है? गोल्फ पोलो, तो गोल्फ को पोलो कहते हैं ऐसा नहीं है। बिलियर्ड्स को वॉलीबॉल कहेंगे ऐसा नहीं, वॉलीबॉल को फुटबॉल कहेंगे ऐसा नहीं, सॉसर को फुटबॉल कहते हैं ये सही है। सॉसर्स को फुटबॉल भी कहते हैं, फुटबॉल को सॉसर्स कहा जाता है। तो 65 का बी। और 66 नंबर है, बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कहाँ है? बिहार राज्य में किस जिला में फॉरेस्ट डेंसिटी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है? तो कैमूर में। तो सघन वन प्रदेश वाला जिला यानी सघन वन वाला जिला बिहार का, सबसे सघन वन वाला जिला बिहार का कौन सा जिला है? तो कैमूर। तो 66 का ए। और 67 नंबर है, सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस, सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष करके कहां से निकलता है? तो मोटर व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? इनमें से कौन सा वायरस द्वारा रोग होता है? डिप्थेरिया, मलेरिया, हैजा और हेपेटाइटिस। तो इसमें डिप्थेरिया वायरल रोग है, वायरस से होने वाला रोग है डिप्थेरिया। तो 68 का आंसर ए होगा। और 69 नंबर क्वेश्चन, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? यानी मक्का में सफेद बर्ड किस, तो जिंक की कमी से सफेद कली। तो मक्का में सफेद कली का लगना जिंक की कमी को दर्शाता है या जिंक की कमी से होता है, जिंक जेडन। तो 69 का आंसर बी। और 70 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है? मानव शरीर की कौन सा ग्लैंड जो है शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो 70 का आंसर डी। और 71 नंबर क्वेश्चन है, हड्डी उर्वरक की भांति इस्तेमाल की जाती है क्योंकि उसमें होता है, हड्डी में क्या चीज होने के कारण उसका यूज उर्वरक के रूप में होता है? तो फास्फोरस की उपस्थिति के कारण, हड्डी में फास्फोरस की उपस्थिति के कारण हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। तो 71 का बी। और 72 नंबर क्वेश्चन है, जीन आनुवंशिक इकाइयां निम्नांकित में से किसमें विद्यमान होती है? जीन की उपस्थिति इसमें कहां होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कि लाइसोसोम्स में कि सेल मेम्ब्रेन में कि क्रोमोसोम्स में? जीन की उपस्थिति क्रोमोसोम्स में, जीन की उपस्थिति क्रोमोसोम्स में। तो 72 का बी। और 73 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में
स्टोर करता है। तो ये लीवर जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है। तो लीवर, तो 73 का डी हो गया। और 74 नंबर क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन तो ऐसे 20 के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन होता है, और यह टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और फिलेरेसिस है, तो यह टिटनेस होगा। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस के। और 75 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किस केमिकल का? क्वेश्चन है, कपड़ा से स्याही या जंग के धब्बा छुड़ाने के लिए, रस्टिंग का धब्बा छुड़ाने के लिए या इंक का धब्बा छुड़ाने के लिए कपड़ा पर किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? किस केमिकल की सहायता से कपड़ा से जिंक या रस्टिंग को छुड़ाया जाता है? वो है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है कपड़ा से इंक या जंग छुड़ाने के लिए, ऑक्जेलिक एसिड। तो 75 का सी। और 76 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ द्रव ऑक्सीजन, यूरिया, और फिर यहां पर उसका क्या यूज होता है या मार्केट में उसका क्या नाम है वो देखना है। तो द्रव ऑक्सीजन को का यूज कहां? तो रॉकेट ईंधन, या द्रव ऑक्सीजन का यूज रॉकेट ईंधन के रूप में, द्रव ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन के रूप में, यूरिया उर्वरक, सल्फ्यूरिक एसिड, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग एजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग एजेंट। तो लिक्विड ऑक्सीजन, द्रव ऑक्सीजन, रॉकेट ईंधन, यूरिया, उर्वरक, सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग एजेंट। और 77 नंबर क्वेश्चन है, पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? पार्किंसन माने अंग का हिलना या अंग पर नियंत्रण, नर्व का नहीं रहना, हिलना, उसको बोलते हैं पार्किंसन। तो पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। पार्किंसन नर्व का रोग है, यानी मस्तिष्क से संबंधित है, न्यूरो सिस्टम से संबंधित है। तो पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क बोलेंगे, यानी डी बोलेंगे। उसके बाद मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। और उसके बाद फिर आइएगा 92 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसको ऐसा करने से रोका और उसको समझाया कि ये सही नहीं होगा? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? वो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उसके उलेमाओं ने उससे रोका। और अलाउद्दीन खिलजी अपने को द्वितीय सिकंदर भी घोषित किया था, तो यह अपने को कहता था। तो कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? वो है अलाउद्दीन। 92 का बी। और 93 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था? इबादत खाना का निर्माण, जहां विभिन्न धर्म के एक्सपर्ट्स को बुलाता था अकबर और उनसे किसी धर्म के मामले पर, किसी मुद्दे पर धार्मिक राय सभी धर्म के एक्सपर्ट से लेता था। वही इबादत खाना यानी वह एक तरह से पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हो गया था, और बाद में वो इबादत खाना को बंद कराया, और फिर वो सभी धर्मों के निचोड़ को लेकर के अपना एक फिलॉसफी, धार्मिक दर्शन वो प्रस्तुत किया, जिसको तौहीदे इलाही कहा गया, जिसे बाद में दीन इलाही कहा गया। परंतु इसके मानने वालों की संख्या कुछ गिने चुने रह गई, वह प्रसारित नहीं हो पाया या पॉपुलर नहीं हो पाया, वो कॉन्सेप्ट आम लोगों ने उसके ग्रहण नहीं किया। तो अकबर, यह क्वेश्चन है, इबादत खाना अकबर कहां शुरू कराया था? तो फतेहपुर सिकरी में 93 का ए। और 94 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ये बीडी सावरकर ने
1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो भारत के विद्रोह 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला प्रमुख व्यक्ति और सबसे पहला व्यक्ति कौन, तो बी.डी. सावरकर। और 95 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ देश और एक तरफ मुद्रा है और उसमें दिया हुआ है कौन सुमेलित नहीं है। तो 4 है, इसमें 3 सुमेलित होगा, 1 सुमेलित नहीं है, वो हम लोग को चुनना है। तो जापान की मुद्रा एन दिया हुआ है, सही है। ब्राजील की मुद्रा रियाल दिया हुआ है, ये भी सही है। चीन की मुद्रा युआन दिया हुआ है, ये भी सही है। इजराइल की मुद्रा डॉलर दिया हुआ है, ये गलत है। इजराइल की मुद्रा नई शेकेल, इजराइल की मुद्रा नई शेकेल, न्यू शेकेल, इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल, न्यू शेकेल, नई शेकेल। तो इसमें कौन सही नहीं है, तो इजराइल वाला सही नहीं था, यानी 4 सही नहीं था, जो बी पे दिए हुए थे, आंसर बी हुआ। तो इजराइल की मुद्रा नई शेकेल। और 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। यहां भी 4 चीज है, तो कौन गलत है ये चुनना है। कौन सुमेलित नहीं है यानी कौन गलत है ये चुनना है। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, ये सही है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, ये भी सही है। और मेनर-होम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, ये भी सही है। और डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कोई गलत नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है चुनना है, और तीनों का तीनों सुमेलित है। तो चौथा दिया हुआ ऑप्शन कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो 96 का आंसर डी होगा। और 97 नंबर क्वेश्चन है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में। तो भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में, भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में। तो 97 का आंसर बी हुआ। और 98 नंबर क्वेश्चन जिसमें 2 वो स्टेटमेंट है, एक कथन है, एक कारण दे करके, तो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर उस पर आंसर चुनना है कि सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर चुनना है। फिर तो कथन ए दे रहा है, रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकारी रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति में निहित है, बात सही है। आर दे रहा है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो प्रधान सेनापति या हमारे रक्षा का प्रमुख होने के बाद भी उनकी शक्तियां विधायी शक्तियां से स्वतंत्र हैं, ये बात सही नहीं है। तो ये जो आर स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए हमारा आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, यानी भारत के तीनों रक्षा विंग के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर संविधान में किसे कहा गया है, या तीनों बलों की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, ये सही है। लेकिन राष्ट्रपति अपने इस शक्ति का यानी तीनों विंग के हेड होने का या पूरे रक्षा तंत्र के हेड होने के नाते राष्ट्रपति का यह अधिकार जो है वो विधायी नियंत्रण से मुक्त है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और इसके आधार पर आंसर हमारा बन रहा है सी, ए सही परंतु आर गलत। और 99 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, वो कुछ एक्ट का दिया हुआ है या कुछ आंदोलन दिया हुआ है और इससे संबंधित ईयर दिया हुआ है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष का, 1909 का, तो इसलिए 2 हो गया। माउंट फोर्ड सुधार कब का, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब का, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड होना चाहिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, माउंटफोर्ड नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब का, 1919 का। और तीसरा है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, प्रथम स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन कब, 1905 का। और गृह शासन आंदोलन यानी होम रूल मूवमेंट कब का, 1916 का। और इस तरह से हम जब अरेंज करते हैं तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 2 हो गया, तो ए 2 हो गया। माउंटफोर्ड सुधार यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब का, 1919 का, तो 1 हो गया। और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905, ये 3 हो गया, सी 3 हो गया। और डी गृह शासन आंदोलन
डी जो हुआ 4 के साथ मिल रहा है, और इस तरह से 2 1 3 4 जब मिलाएंगे तो ऑप्शन हमारा बी बनेगा। तो 99 का आंसर बी, 99 का आंसर बी। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन, प्रथम स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन 1905 का, और होम रूल मूवमेंट 1916 का। और 100वां क्वेश्चन जो हमारा है उसमें कुछ स्थान दिया हुआ है और वो किस चीज से संबंधित है, यानी किस मिनरल से संबंधित है, वैसा हमें मैच करना है। तो हजारीबाग, और इधर दिया हुआ है कोयला, लोहा, भूरा कोयला, अब्रक। तो हजारीबाग को जाना जाता है अब्रक के लिए, हजारीबाग को जाना जाता है माइका के लिए, झारखंड का हजारीबाग माइका। और नेवेली को जाना जाता है लिग्नाइट के लिए, यानी भूरा कोयला के लिए नेवेली को। और झरिया को जाना जाता है कोयला के लिए, और राउरकेला को जाना जाता है लोहा के लिए, और राउरकेला में स्टील प्लांट भी, तो लोहा के लिए। तो हजारीबाग अब्रक, नेवेली भूरा कोयला, झरिया कोयला, राउरकेला लोहा, और इस तरह से जब हम अरेंज करते हैं तो हमारा ऑप्शन बी बनता है। तो 100 का बी, 100 का बी। और इस तरह से सेट 16 में जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू, फिर अगले बार।